अच्छा, आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। हमारा टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। लास्ट टॉपिक में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स होती है बेटा? आपके पास जो है वो प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती है, सही है। एक होता है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, आपके पास दो क्वांटिटीज है, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है, सही है। अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी, दो क्वांटिटीज हम कंसिडर करते हैं, एक ए क्वांटिटी है, दूसरी हमारे पास बी क्वांटिटी है। अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसी तरह अगर ए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी बी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो दूसरे की भी चेंज होगी। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज तो सेकंड भी डिक्रीज, अगर फर्स्ट इंक्रीज तो सेकंड इंक्रीज, सही है। इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। इनवर्स में क्या है, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, एक ए और दूसरी बी, ए की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर ए की बी की वैल्यू क्या होगी, आपके पास इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। एंड इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनवर्स में क्या है, एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़े दूसरा कम हो जाए, और डायरेक्ट में क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, फर्स्ट कम होगा तो सेकंड भी कम हो जाएगा। लेकिन इनवर्स में क्या होगा, रिवर्स होगा, ऐसे नहीं होगा, सही है। एक बढ़ेगा दूसरा कम, पहला कम तो दूसरा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स दिमाग में आ रही है? कोई एग्जांपल है? रियल लाइफ एग्जांपल हमने अभी बहुत सारी करने क्वेश्चंस करने, उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी आएंगी, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे देते हैं। डॉलर्स, सही है ना। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हो या आपके पास, अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो है वो इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है, डॉलर्स। तो ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही होती है, दुनिया के अंदर ट्रेड होती है, सही है, तो वो डॉलर्स के अंदर होती है। अगर डॉलर्स की वैल्यूज इंक्रीज होती है तो फिर आपके पास जो है वो डॉलर इंक्रीज हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, सही है। तो फिर आपके पास क्या होगा, जो आप बाकी चीजें ट्रेड भी कर रहे हो उसकी वैल्यूज भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे पूरी दुनिया ऑयल ट्रेड करती है, ज्यादातर ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर है, मिडल ईस्ट से निकलता है, सही है। तो मिडल ईस्ट क्या करती है, पूरी दुनिया को ऑयल बेचती है, सही है। तो उसके साथ जो है उसके बदले में क्या लेगी, जब ऑयल सेल करेगी तो फिर उसके बदले में क्या है, डॉलर्स लेंगे। अगर डॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑयल के रेट भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ऑयल भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑयल की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो आपके पास क्या हुआ, ये कौन से टाइप का आपके पास प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट। डॉलर बढ़ रहा है तो ऑयल की प्राइस भी बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है तो ऑयल की प्राइस की वैल्यू भी कम हो रही है, सही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। क्वेश्चन नंबर वन, 80 ब्रिक्स कैन बी परचेज फॉर $100। कितने ब्रिक्स खरीदे गए, 80 ब्रिक्स, कितने में, $100 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 ब्रिक्स, 60 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले आपको ये पता करना है, सोचना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स है, सही है। अब आपके पास क्या है, 80 ब्रिक्स $100 में खरीदे गए, अगर मैं 80 के बजाय 120 ब्रिक्स खरीदूं तो मुझे और पे करनी पड़ेगी ना, अमाउंट $100 से बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो क्या है, अमाउंट भी, डॉलर्स भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर ब्रिक्स कम हो रहे हैं तो फिर डॉलर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि एक जो ब्रिक है उसका, उसके कितने डॉलर्स है, उसका क्या रेट है, वो कितने डॉलर्स में मिलेगा, सही है। 80 ब्रिक्स $100 में मिल रहे हैं, तो एक ब्रिक कितने डॉलर्स में मिलेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, 100 जो मेरे पास टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया 80 से। तो जैसे ही टोटल अमाउंट जो 100 है मैं उसको डिवाइड करूंगा 80 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि वन ब्रिक की क्या प्राइस है, वन ब्रिक की क्या कॉस्ट है, सही। तो ये जीरो से जीरो आपके पास हो गए कैंसिल। दूसरा ऑप्शन क्या, ये कर लिया इसके बाद, और फिर मुझे 60 ब्रिक्स की प्राइस निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 100 डिवाइड बाई 80 किया तो वन ब्रिक की प्राइस आ गई, और मेरे पास टोटल कितने ब्रिक्स है, मुझे कितने ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी है, 60 की, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, सही है।
तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। हाँ। और आपके पास जो है वो 6 और 8 टू के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 6 टू के टेबल में आता है 3 पे, 8 आता है 4 पे। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड में 4। तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 के टेबल में 100 आता है 25 पे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर कितना आ गया? $75। अगर आप 80 ब्रिक्स $100 में परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो 60 ब्रिक्स अगर खरीदोगे तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे? $75। सही है। तो आपके पास ब्रिक्स कम हुए तो डॉलर्स भी कम हो गए, अमाउंट भी कम हो गई है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट रिलेशन है। आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अ वॉल एन एरिया ऑफ 16 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक वॉल है जिसका एरिया कितना है? 16 मीटर स्क्वायर। कैन बी पेंटेड इन 40 मिनट्स। इसको पेंट किया जा रहा है, 16 मीटर स्क्वायर की वॉल को पेंट किया जा रहा है कितने मिनट्स में? 40 मिनट्स में। सही है। हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक टू पेंट अ वॉल। अब पूछ रहा है हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा कि अब आप जो है वो पेंट करो एक वॉल को जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर हो। अब आपने एक वॉल को पेंट करना है जिसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। सही है। तो पहले आपने 40 मिनट्स के अंदर जिस वॉल को पेंट किया उसका एरिया है 16 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एक वॉल है 10 मीटर स्क्वायर की, उसको पेंट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे? तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? जो वॉल का साइज है, वॉल का जो एरिया है वो कम हो गया है। सही है ना? 16 से 10 हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनट्स भी अब जल्दी पेंट हो जाएगा ना वो वॉल, तो आपके पास मिनट्स भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वॉल के एरिया कम तो उसको जो है वो पेंट करने का टाइम भी कम। वॉल के एरिया बढ़ा देंगे तो पेंट करने का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया डायरेक्ट रिलेशन। चलो आओ, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो है वो टोटल वॉल का एरिया कितना है जिसको हमने अब पेंट करना है 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर की वॉल को जो पेंट किया जा रहा है उसमें अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर को पेंट किया गया है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? टोटल कितने मिनट से? 40। अब 40 को मैं डिवाइड किससे कर दूंगा? 16 से। तो जैसे ही मैं 40 टोटल मिनट्स को डिवाइड कर दूंगा 16 मीटर स्क्वायर से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर जो वॉल का एरिया है उसको कितने मिनट्स के अंदर पेंट किया गया है। सही है। तो 40 और 60 दोनों सेम टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 4 से कर दिया। 16 पे आता है, 16 डिवाइड बाय 4, 4। और 40 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 10। और 10 डिवाइड बाय 5 कर लो। तो 10 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा आपके पास? सॉरी, 10 डिवाइड बाय 4 कर लो। 10 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा? 5/2। सही है। डेसिमल में लिखना है लिख लो, बट नीड नहीं है। तो 5/2 मीन्स 2.5। डेसिमल में अगर आप 5/2 को कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा? 2.5। तो इसका मतलब है कि 5/2 या 2.5 मिनट्स के अंदर वॉल के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट किया जा रहा है। और अब मुझे जो न्यू वॉल को पेंट करना है, सेकंड वॉल को जो पेंट करना है, उसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। सही है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 5/2 मिनट्स लग रहे हैं, तो 10 मीटर स्क्वायर की वॉल को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 1 2, और 2 के टेबल में आपके पास जो है वो 10 आता है 5 पे। तो 5 × 5, आंसर आ गया 25 मिनट्स। तो अब आपके पास ये जो 10 मीटर स्क्वायर की वॉल है इसको पेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है आपने? इसमें कोई क्वेश्चन है? ये दोनों सवाल समझ आ गए? बोलो फातिमा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जब भी आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट है या फिर इनवर्स। इमरान कैन ले 18 पेइंग स्टोन्स इन 2 आवर्स। सही है ना? 18 पेइंग स्टोन्स है, सही है ना? कितने आवर्स में किए गए? 2 आवर्स में। हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स। अब आपसे पूछ रहा है कितने आवर्स और मिनट्स में। आपने आंसर जो है वो आवर्स और मिनट्स में देना है, आवर में भी देना है और मिनट्स में भी देना है। डज इट टेक हिम टू ले 15 पेइंग स्टोन्स। अब पहले पेइंग स्टोन्स कितने थे? 18। अब कम होके कितने हो गए? 15।
तो अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 आवर्स नहीं लगेंगे बल्कि 2 आवर्स से कम लगेंगे। तो ये क्या हो गया, पेइंग स्टोन कम हुए तो टाइम भी कम हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि एक स्टोन कितने टाइम के अंदर, कितने आवर्स या कितने मिनट्स के अंदर जो है वो पे आपके पास जो है वो पेइंग स्टोन हो रहा है। सही है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 आवर्स का टाइम है ना, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 × 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 2 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स हो गए, 120 मिनट्स। सही। 120 मिनट्स टोटल टाइम लग रहा है 18 पेइंग स्टोन्स के लिए। तो अगर मैं डिवाइड बाय 18 कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कि 1 पेइंग स्टोन्स में कितना टाइम लगेगा। सही है। तो 18 और 120 को कैंसिल कर देते हैं, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 6 के टेबल से कर लेते हैं। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, और ये ऊपर 0, और डिवाइड में आपके पास 6 के टेबल में 18 आता है 3 पे। सही है। चलो अब 20/3। तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो 20/3 मिनट्स, नॉट ये आवर्स नहीं है, ये मिनट्स है। इतना टाइम लग रहा है 1 पेइंग स्टोन के लिए। सही है। लेकिन अब हमारे पास कितने हैं, एक नहीं है बल्कि 15 है। तो 20/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 से। तो 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। तो 20 × 5। 20 × 5 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 5 10, और ये 0 कॉपी। तो 20 × 5 हो गया 100। ये 100 मिनट्स है। अब इसने हमसे ये पूछा है कि बताओ कि ये जो टाइम है इसमें मिनट्स कितने और आवर्स कितने। तो 100 मिनट्स को बेटा मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, 60 + 40। सही है। तो ये जो 60 मिनट्स है ये 1 आवर बन गया, और ये 40 मिनट्स, 40 मिनट्स ही रह जाएंगे। 1 आवर एंड 40 मिनट्स के अंदर जो है वो अब आपके पास 15 पेइंग स्टोन्स को जो है वो आप पे कर सकते हो। सही है ना। 15 स्टोन्स को आप पेइंग कर सकते हो। लेकिन अगर 18 2 आवर्स के अंदर 18 हो रहे हैं तो 1 आवर एंड 40 मिनट्स में 15 होंगे। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिपी टू फीड, एक रेसिपी है 3 पीपल कंटेन 705 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज। एक रेसिपी है खाने की। सही है। उसमें 3 पीपल को बेटा कितना पोटैटोज कंज्यूम कर रहे हैं वो, 705 ग्राम्स पोटैटो। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज, अब ये बोला है किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज बताना है, मतलब पोटैटोज बताना है कितने जो है वो कंज्यूम होंगे, कितना फीड होगा। लेकिन ग्राम्स में नहीं, किलोग्राम्स में बताना है। सही है। आर नीडेड टू फीड, कितने किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज की नीड होगी अगर आपको फीड देना है, खाना देना है। सेम रेसिपी। अब 3 पीपल को नहीं बेटा, आपने 8 पर्सन को, एक 8 पीपल को देना है। सही है। इफ द सेम रेसिपी इज यूज, आप सेम रेसिपी यूज कर रहे हो। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे बंदे बढ़ गए, पर्सन्स बढ़ गए, पीपल बढ़ गए। कितने हो गए, 3 से 8 हो गए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पोटैटोज की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगी, 7.705 ग्राम से बढ़ इंक्रीज हो जाएगी। सही है। ये भी क्या हुआ, एक वैल्यू बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ये हो गया डायरेक्ट। सही है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक 3 पर्सन है ना, 3 बंदे हैं, वो 705 ग्राम्स पोटैटोज कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पता करना है कि एक बंदा कितना जो है वो ग्राम्स ऑफ पोटैटोज कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 705 को डिवाइड बाय 3 कर दिया, क्योंकि एक पर्सन का पता चल जाएगा वो कितना कंज्यूम कर रहा है। 705 को डिवाइड 3 करते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है, डेसिमल में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। तो 3 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, आपके पास क्या आता है 3 के टेबल में, 3 × 1 = 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 2 पे, और जो है वो 1 कैरी। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 पे, फिर 1 कैरी। 3 के टेबल में 15 आता है, यस 5 पे आता है। तो एक पर्सन ने बेटा 235 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज जो है वो खाएगा, कंज्यूम करेगा। सही है। अब हमारे पास एक पर्सन नहीं है, हमारे पास कितने पर्सन है, कितने पीपल है, 8। तो 235 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। जैसे ही 235 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब जो 8 पर्सन को हमने फीड देना है, खाना देना है सेम रेसिपी की, उसमें टोटल कितने पोटैटोज यूज होंगे। तो ये कितने ग्राम्स ऑफ पोटैटोज यूज होंगे। 8 × 5 = 40, 0 4। 8 × 3 = 24 +4
28, 8 और ये 2, 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 2 18, 1880। तो आपके पास बेटा 1880 ग्राम्स जो है वो 1880 ग्राम जो है वो क्या कंज्यूम हो रहे हैं आपके पास पोटैटोज। सही है, टोटल 8 पर्सन के लिए। सही। चलो, अब हमें सवाल में क्या बोला है कि आपने हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज, आपने जो पोटैटोज की अमाउंट बतानी थी वो किलोग्राम से बतानी थी, ग्राम्स में नहीं बतानी थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड। उसके लिए डिवाइड, डिवाइड यस, किससे, किसे, क्या थाउजेंड बोला, से। किससे डिवाइड, 1000 से। यस, क्योंकि 1 किलोग्राम्स के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, बिल्कुल 1000 से ग्राम होगा। तो 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो अब आपके पास क्या होगा, डेसिमल 3 डिजिट्स बैक आ जाएगा। 1.88 किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज यूज होंगे 8 पीपल की फीड में। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। समी वॉशेस कार्स फॉर $6.50 ईच। समी क्या कर रहा है, कार वॉश कर रहा है। हर एक कार वो कितने डॉलर्स में वॉश वॉश कर रहा है, $6.5। डॉलर 6.5। सही है, ये एक कार की वॉश की प्राइस है। एंड ही ऑल्सो क्लीन्स विंडो, और वो विंडो भी क्लीन कर रहा है। ये किसका है, कार का है। और इसी तरह वो विंडो भी क्लीन कर रहा है, तो विंडो के लिए क्या ले रहा है, $1.30 ईच। हर एक विंडो के लिए वो $1.3 चार्ज कर रहा है। हाउ मैनी विंडोज डज ही नीड टू क्लीन टू अर्न द सेम अमाउंट एज ही अर्न्स फॉर वॉशिंग 12 कार्स। अब आप हमसे ये पूछ रहा है, क्या बोला गया है, हाउ मैनी विंडोज, कितनी विंडोज वो क्लीन करेगा। डज ही नीड टू क्लीन, उसको कितनी विंडोज क्लीन करनी पड़ेगी टू अर्न द सेम अमाउंट, कि वो आपके पास क्या कर रहा है, उसने एक अमाउंट अर्न की है। कैसे, 12 कार्स को वॉश करके। कितनी कार्स वॉश की उसने, 12 कार्स। 12 कार्स को वॉश करके उसने एक अमाउंट उसको मिल गई, उसने अर्न कर ली। अब अगर वही सेम अमाउंट उसको विंडोज की क्लीन करने के लिए मिलती तो कितनी विंडोज वो क्लीन करता, ये फाइंड करना है। सही है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसको टोटल कितने डॉलर्स मिले 12 कार्स को वॉश करके। $6.5 मिल रहे हैं एक कार को वॉश करके, और टोटल ये जो है वो 12 कार्स को वॉश कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। तो 6.5 डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 65 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 10, 5 के टेबल से कैंसिल हुआ 2, और 65 5 के टेबल में आता है 6, नहीं 6 नहीं आता, 5 आता है 1 पे, 1 कैरी, 15 आता है 3 पे। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। तो 13 मल्टीप्लाई 6, आंसर इज 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 13 26, यहाँ पे कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 8 1 कैरी, 6 मल्टीप्लाई 1 7, सॉरी 6 और 1 ऐड कर दो 7। तो $78 वो अर्न कर रहा है कार वॉश करके। कितनी, 12 कार वॉश करके उसने $78 अर्न कर लिए। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि अगर इसको $78 मिले विंडोज को वॉश करने के लिए ही, तो उसमें वो कितनी विंडोज वॉश करेगा, ये बताना है। सही है। तो सिंपल, उसने $78 टोटल अर्न किए, इतनी अमाउंट उसको मिल रही है, और एक विंडो को वो क्या कहते हैं, वॉश करने के लिए कितने डॉलर्स चार्ज कर रहा है, 1.3। तो डिवाइड कर देंगे 1.3 से। तो जैसे ही टोटल अमाउंट को एक विंडो की जो अमाउंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितनी विंडोज वो इस पर्टिकुलर $78 के अंदर वॉश करेगा। तो 7 8, और डिवाइड में 1.3 है, इसको 13 बना देते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 78 के आगे 0, या मल्टीप्लाई 10, बात एक ही है। अब ये देखो, दोनों कैंसिल हो रहे हैं सेम टेबल से, तो कैंसिल कर दो, अच्छी बात है। नहीं होते तो फिर देखते हैं। 13 के टेबल में 78 आता है, बस ये देखना है। सही है। यस, यही लिखा हुआ, 13 के टेबल में 78 का आता है 16 6 पे। सही है। तो इसका मतलब है 13 1 13, 13 के टेबल में 78 आता है 6 पे, 6 और ये 0 कॉपी। तो इसका मतलब अगर उसको $78 मिलते हैं और वो एक विंडो $1.3 में वॉश कर रहा है, तो टोटल वो कितनी विंडोज विंडोज जो है वो वॉश करेगा $78 में, 60 विंडोज। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अ टीम ऑफ 4 पीपल कैन पेंट अ फेंस इन 5 डेज। एक टीम है जिसमें 4 बंदे हैं, 4 पीपल है, 4 पीपल है। वो पेंट कर रहे हैं एक फेंस को 5 डेज के अंदर। सही है। 4 पीपल, 4 पीपल 5 डेज में पेंट कर रहे हैं एक फेंस को। हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर 5 पीपल टू पेंट द फेंस? अगर मैं क्या करूँ कि 4 पर्सन से, 4 बंदों से बढ़ा के 5 पर्सन कर दूं, तो अब वो कितने डेज के अंदर इस फेंस को पेंट करेंगे? क्या हुआ? नंबर ऑफ पर्सन आपके पास बढ़ गए। सही है ना। टीम के अंदर जो है वो पीपल की तादाद, इंसानों की तादाद बढ़ गई। तो अब क्या हुआ? काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। पेंट करने का काम जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी। तो क्या होगा? डेज कम हो जाएंगे। काम जल्दी होगा तो कम टाइम लगेगा ना, कम डेज लगेंगे। तो क्या हुआ? पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है। सही है। तो ये कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। सही है। तो आपके पास जो है वो 4 पर्सन, 4 पीपल आपके पास एक फेंस को पेंट कर रहे हैं 5 डेज में। अगर वही फेंस मुझे पेंट करनी है, मैं 5 बंदे लगा दूं, तो फिर वो कितने डेज में पेंट होगी? ऑब्वियस सी बात है कि 5 डेज से अब कम डेज में पेंट होगी। तो कितने डेज में होगी वो मुझे फाइंड करना है, वो मुझे निकालना है। सही। तो ये कौन सा आपके पास रिलेशन हो गया? इनवर्स। ये डायरेक्ट नहीं है। सही है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? जब भी आपके पास इनवर्स रिलेशन आएगा तो आप क्या करोगे? आपको कितने डेज है? 4 बंदे कितने डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं? अ, आप देखो 4, और इधर लिख लो इक्वल टू 5। सही है। दूसरा, इक्वल टू लगा दो, या इक्वल टू नहीं लगाओ, सिर्फ 4 और 5 लिख दो। फिर सेकंड, आपके पास 4 क्या थे? पीपल थे। तो अब जो 5 पीपल है आपके पास, वो बिल्कुल 4 के नीचे आने चाहिए। और डेज आपको फाइंड करने, तो 5 के नीचे हमें नहीं पता, हम एक्स लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है। 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स से, तो 4x हो गया। और 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 × 5 क्या हो जाएगा आपके पास? 25 हो जाएगा। सही है। तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 के पास आके डिवाइड कर दिया आपने। तो 25 डिवाइड बाय 4 कर लो, आंसर क्या आ रहा है? ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो ज्यादा आ रहा है। ऐसे नहीं, दूसरे मेथड से करते, इससे नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि आपके पास जो है वो एक पर्सन, एक जो बंदा है, वो कितने दिन लगा रहा है, उसको कितने डेज लग रहे हैं। टोटल 4 पर्सन, 4 पीपल 5 डेज के अंदर जो है वो पेंट कर रहे हैं, तो एक पर्सन को कितने डेज लग रहे हैं? तो मैंने लिखा 4 डिवाइड बाय 5। सही है ना। टोटल पर्सन है, हाँ टोटल पर्सन है 4। हाँ, और 5 दिन टोटल लग रहे हैं, तो एक बंदा कितने पर पर्सन, कितने डेज के अंदर काम करेगा, मतलब उसको कितने डेज लग रहे हैं। सही है। कितने डेज वो काम करेगा। तो टोटल डेज है मेरे पास 5, और डिवाइड में पर्सन आ गए कितने? 4। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या है? अच्छा हाँ, उल्टा कर रहा हूँ मैं। तो आ जाएगा पहले आपके पास ऊपर 4, और फिर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा डेज। डेज कितने हैं? 5। सही है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अब हमें क्या पता करना है कि कितने बंदे हैं। अब पर्सन हमने बढ़ा दिए, पहले 4 थे फिर 5 कर दिए, तो अब मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो अब कितने दिन में ये काम होगा? 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 4 डेज। तो अब 5 बंदे मिलके उसी फैंस को जो है वो पेंट करेंगे 4 डेज के अंदर। अब उनको 5 डेज नहीं लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए यहाँ पे? कम हो गए। तो ये किस टाइप का रिलेशन है आपके पास? इनवर्स। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। सर, हाँ बोलो। हमसे कोई भी क्वेश्चन में वो ये नहीं पूछता ना कि कौन टाइप ऑफ लाइक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कौन सी बोलेगा टाइप के वो। प्रोपोर्शन। आपको बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि बताओ, बहुत मुश्किल है कि आपको बोलेगा बताओ कौन सी टाइप का है। लेकिन अगर आपको ये पहले पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टाइप का है, डायरेक्ट है रिलेशन या फिर इनवर्स है, तो फिर आप जो है वो आंसर निकाल नहीं सकोगे। सही है। क्योंकि आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ में आया ना कि ये इनवर्स रिलेशन था? क्यों? क्योंकि अगर एक काम जो है वो 5 दिन में 4 बंदे कर रहे हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन बंदे बढ़ा दूं, मैन पावर इंक्रीज कर दूं, तो फिर वो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 5 डेज से कम में होगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी कम हो रही है। सही है, इनवर्स रिलेशन। हाँ, तो आप ये निकालने के बाद इजीली कर सकोगे इसको। सही है। वो नहीं पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये अमाउंट बता दो, ये डेज बता दो, या ये पर्टिकुलर चीज बता दो। सही है। आगे मूव करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है? 5 मशीन्स, 5 मशीन्स है, कैन डिग अ लार्ज होल
5 मशीन है वो एक लार्ज होल कर रही है कितने आवर्स में? 5 मशीन जो है वो कर रही है होल 16 आवर्स के अंदर। सही है। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक फॉर 8 मशीन टू डिग द होल? अब मैं क्या करूँ कि 5 मशीन से मशीन की क्वांटिटी बढ़ा दूं, 5 मशीन से कर दूं 8 मशीन। तो अब वही सिमिलर होल को, जो बड़ा लार्ज होल था उसको डिग करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 16 आवर्स से कम लगेंगे, क्योंकि आपके पास मशीन की पावर, आप किससे होल कर रहे, होल किससे कर रहे थे? मशीन से। तो मशीन आपने इंक्रीज कर दी, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो अब जल्दी जो है वो होल हो जाएगा। तो अब जो है वो 16 आवर्स नहीं लगेंगे बल्कि उससे कम लगेंगे। कितने कम लगेंगे वो बताना है। तो ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मशीन है। सही है। 5 मशीन कितने टाइम में काम कर रही है? 16 आवर्स में। तो 5 डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने? 16। और फिर हमारे पास अब कितनी मशीन हमने बढ़ा दी है, कितनी मशीन कर दी? 8 मशीन। तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। सही है। 8 वन जा 8। 8 के टेबल में आपके पास जो है वो 16 कहाँ पे आता है? 2 पे। नहीं, ये भी सही नहीं आ रहा है। एक मिनट, 5 मशीन है ना? हाँ। तो आपके पास जो है वो 16। हाँ सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अब हमारे ये पता करना है कि 8 मशीन है टोटल हमारे पास। सही है। और प्रीवियस कितनी हमारे पास मशीन थी? प्रीवियस हमारे पास स्टार्टिंग में मशीन थी 5। 5 मशीन से हमने इंक्रीज कर दी, बढ़ा के क्या कर दी? 8 मशीन। तो 5 डिवाइड बाय 8। तो जब भी आपके पास इनवर्स का रिलेशन आए ना, इनवर्स का प्रोपोर्शन आए, तो आप कैसे करोगे? जो आपके पास सेम क्वांटिटीज है, यहाँ पे रेशो बना लो। एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। रेशो बना लो। रेशो में क्या है? सेम क्वांटिटी का रेशो में क्या होता है? ऊपर भी जो क्वांटिटी आती है नीचे भी वही क्वांटिटी आती है। सही है। तो आपने रेशो किसका बनाना है? मशीन है ना, मशीन दोनों जगह पे सेम है, तो हम एक मशीन का रेशो बना लेंगे, ऊपर भी मशीन और नीचे भी। अब ऊपर वो वाली मशीन रखेंगे जो हमारे पास गिवन दी हुई है। सही है। गिवन कितनी मशीन थी? 16 आवर्स में कितनी मशीन जो है वो होल्ड कर रही है? 5। तो ऊपर जो है वो गिवन वाली, जिसका टाइम गिवन है, वो वाली मशीन रहेंगी। और डिवाइड में वो वाली मशीन की वैल्यू रखेंगे जो हमें अननोन है, जिनका टाइम हमने फाइंड करना है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, आवर्स से। सही है। तो 8 वन 8, 8 के टेबल में 16 आता है 2 पे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 10 आवर्स। तो अब जो है वो ये 8 मशीन उस पर्टिकुलर होल को, उसी सेम होल को डिग करने में कितना टाइम लगाएगा? 10 आवर्स का लगेगा। सही है। 5 मशीन से 16 आवर्स का लग रहा था, 8 मशीन से 10 आवर्स का लगेगा। तो जैसे ही आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मशीन बढ़ी तो टाइम कम हो गया। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर, सही है। हम्म। बोलो। क्या बोलते हैं आप? हम्म। आपको इनवर्स और प्रोपोर्शन की डिफरेंस हाँ। कैसे पहचानना होता है? देखो, आपके पास क्या है, आप ये थोड़ा सा ना आपको इधर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखो क्या बोल रहे हैं, 5 मशीन है। डायरेक्ट में तो बहुत समझ इजीली समझ में आ जाता है। डायरेक्ट में क्या था? हमारे पास अमाउंट थी, ये पर्टिकुलर चीज इतने की है, इतनी क्वांटिटी इतने की है। अगर क्वांटिटी बढ़ा दे तो फिर क्या होगी? प्राइस भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? डायरेक्ट है। अगर क्वांटिटी कम कर दे तो प्राइस भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे क्या है, इनवर्स में कैसे पहचानेंगे? देखो 5 मशीन है वो एक काम कर रही है, या 5 पर्सन से वो एक काम कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर। अब आप क्या करो, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दो, नंबर ऑफ मशीन बढ़ा दो। तो अब क्या होगा? वही सिमिलर काम जो है वो कम टाइम के अंदर हो जाएगा ना, क्योंकि मशीन को इंक्रीज करने का मकसद क्या होता है, या मैन पावर इंक्रीज करने का मकसद क्या होता है? कि कोई वो काम आप कम टाइम के अंदर कर लो। सही है। तो आपके पास क्या है, मोस्टली जो टाइम वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइम आ रहा होगा, आवर्स, डेज, मिनट्स। सही है। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है आपके पास, या तो मैन या मशीन कोई ऐसी क्वांटिटी यूज होगी एक, और दूसरी जो है वो टाइम होगा। तो उसमें क्या हो रहा होगा कि अगर मशीन्स की क्वांटिटी या पर्सन्स की क्वांटिटी बढ़ा कम रहे होंगे तो टाइम भी उस हिसाब से फिर क्या होगा? अगर पर्सन्स बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, पर्सन्स कम होंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता कि मैं मशीन भी बढ़ा दूं और फिर मेरे पास क्या हो, वही सिमिलर काम जो है वो और देर तक चले। ऐसा पॉसिबल है? मतलब 16 आवर्स से ज्यादा आंसर आए, पॉसिबल है? तो फिर नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज करने का क्या मकसद था? मशीन्स की तादाद को, क्वांटिटी को इंक्रीज करने का क्या मकसद था? उनको क्यों क्यों इंक्रीज किया गया? इंक्रीज इसीलिए किया गया, या मैन पावर इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि जो है वो काम जल्दी खत्म हो जाए। अब 16 आवर्स के बजाय वो उससे कम आवर्स के अंदर खत्म हो। सही है। वो काम, वो होल 16 आवर्स के बजाय 10 आवर्स के अंदर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीन्स बढ़ गई है, जिस मशीन्स के थ्रू हम वो होल कर रहे थे। सही है।
अगर मैं 5 मशीन 16 आवर्स में होल्ड कर रही मैं 1 मशीन कर दूं तो टाइम काफी बढ़ जाएगा। सही है। तो आपके पास क्या है, ये चीज समझ में आ गई कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें दो क्वांटिटीज में से एक टाइम हो, टाइम में डेज आवर्स मिनट्स सेकंड्स कुछ भी हो, और दूसरा आपके पास जो है वो वीक्स भी हो सकते हैं। सही है, टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है, और दूसरा आपके पास या तो मैन पावर या मशीन कुछ इस तरह का हो, तो आपके पास मोस्टली उस क्वेश्चन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स जो है वो प्रोपोर्शन होता है। सही है बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो आगे मूव करते हैं। स्मॉल बैटरी, एक स्मॉल बैटरी है, एज इनफ एनर्जी टू ऑपरेट 6 आइडेंटिकल फैंस फॉर 18 आवर्स ईच। सही है, एक स्मॉल बैटरी है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो 6 आइडेंटिकल फैंस को, आइडेंटिकल मीन सेम फैंस को, 6 सेम सिमिलर फैंस को वो क्या करवा रहा है, ऑपरेट करवा रहा है। सही है ना। हाँ, वो फैन जो है वो उस बैटरी के थ्रू जो है वो चलेंगे, ऑपरेट होंगे। कितने आवर्स तक, फॉर 18 आवर्स ईच का मतलब है हर एक फैन जो है वो 18 आवर्स तक जो है वो रन करेगा, चलता रहेगा, ऑपरेशन करता रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। सही है। तो आपके पास कितने फैंस है, 6 फैंस है, 6 फैंस है, और हर एक फैन जो है वो 18 आवर्स तक जो है वो मूव, मतलब कि ऑपरेट होगा, 18 आवर्स ईच। सही है। For how many hours can two of these batteries operate 8 identical fans? क्या बोल रहा है, for how many hours, कितने आवर्स, कितना टाइम लगेगा। सही है, कितने टाइम्स तक मूव चलाएंगी वो। अब आपने क्या किया है, फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने टाइम, आवर्स नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं ना, कितने आवर्स आपको फाइंड करना है। कैन टू ऑफ दीज बैटरीज, ऐसी कितनी बैटरीज यूज कर रहे हैं, दो, और वो ऑपरेट कर रही है कितने आइडेंटिकल फैंस को, ऐसे सेम 8 फैंस को। तो फिर वो 8 फैंस कितनी देर तक चलते रहेंगे, हर एक फैन कितनी देर तक चलेगा। सही है। अच्छा, पहली बात है हमने यहाँ पे क्या है, फैंस को क्वांटिटी को बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ फैंस की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बल्कि बैटरी भी तो इंक्रीज हुई है ना। पहले एक बैटरी यूज हो रही थी, और अब जो है वो कितनी बैटरी यूज हो रही है, दो बैटरीज यूज हो रही है। सही है, हमने नंबर ऑफ बैटरीज को भी इंक्रीज किया, टाइम हमें जरूर बताना है, लेकिन हमारे पास जो है वो पहले फर्स्ट एक वन बैटरी थी, एक बैटरी थी, और अब एक बैटरी से कितनी बैटरीज हो गई, टू बैटरीज हो गई है। सही है। चलो, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो एक सिंगल बैटरी है वो टोटल कितने आवर्स तक इन 6 फैंस को चला रही है। क्या बोला है, एक फैन 18 आवर्स तक चल रहा है, और ऐसे टोटल कितने फैंस चल रहे हैं उस बैटरी से, 6। तो हमने क्या किया, 18 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8, ये जो एक बैटरी है वो टोटल कितने आवर्स तक जो है वो फैंस को ऑपरेट करवा रही है। सही है ना, टोटल उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने आवर्स तक एक फैन को या उसके मतलब के डिफरेंट फैंस को ऑपरेट करवा सकती है। तो 18 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 18 6 क्रॉस 6 × 8 48, 8 और 4 कैरी, 6 × 1 6 + 4 10, 108। तो 108 आवर्स तक जो है वो बेटा आपके पास एक बैटरी, एक बैटरी के अंदर कैपेसिटी कितनी है, 108 आवर्स की, 108 घंटे की। सही है, उसमें से 6 फैंस चल रहे थे, और हर एक फैन जो है वो 18 आवर्स तक चल रहा था। लेकिन इस बार हमने क्या किया, बैटरीज ही बढ़ा दी, बैटरी डबल कर दी, दो बैटरीज यूज कर ली। एक बैटरी के अंदर अगर 108 आवर्स है कैपेसिटी फैन को चलाने की, तो दो बैटरीज के अंदर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 216 आवर्स जो है वो बेटा आपके पास क्या है, ये दो बैटरीज जो है वो फैंस को 216 आवर्स तक चला सकते हैं। अगर एक फैन चलेगा तो वो 216 घंटे, 216 आवर्स चलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक फैन नहीं चलाना, हमने 8 आइडेंटिकल फैंस चलाने हैं, और हमें ये पता करना है कि हर एक फैन जो है वो कितने घंटे तक चलता रहेगा, कितने आवर्स तक जो है वो ऑपरेट होगा। तो टोटल आवर्स कितने हैं, दोनों बैटरीज का कैपेसिटी कितनी है कि वो 216 आवर्स, 216 आवर्स 216 घंटे की आपको जो है वो बैटरी का बैकअप दे रहे हैं, वो बैटरी बैकअप दे रही है, कैपेसिटी है उसकी। और इससे हम इसकी मदद से, दोनों बैटरीज की मदद से हम 8 आइडेंटिकल फैंस चला रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 8, जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक सिंगल फैन कितने आवर्स तक मूव करेगा, ऑपरेट होगा, चलता रहेगा। तो 8 × 1 = 8, 8 के टेबल में 21 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, 16 आता है। कहाँ पे आता है 16, 2 पे।
फाइव कैरी हो गया, 56 आता है, 8 के टेबल में आता है, 7 पे आता है, ऐसे ही है ना, 7 पे आता है ना, हाँ। तो आपके पास जो है वो बेटा, अब जो दो 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 बैटरीज की मदद से 8 आइडेंटिकल फैंस आप चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो एक फैन कितने आवर्स तक ऑपरेट, कितने आवर्स ऑपरेट होगा? 27 आवर्स तक ऑपरेट होता रहेगा, उसके बाद ये फैन बंद हो जाएंगे सारे 8 के 8, सही है। तो हर एक फैन जो है 27 आवर्स तक चलता रहेगा इन दोनों बैटरी के बैकअप से, फिर उसके बाद ये फैंस क्लोज हो जाएंगे, फिर ये नहीं चलेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है? नो सर। क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल ईच वर्किंग 7 आवर्स पर डे। आपके पास एक ग्रुप है जिसमें कितने बंदे हैं, कितने पर्सन है? 6। हर एक पर्सन जो है वो वर्किंग कर रहा है 7 आवर्स पर डे, 7 आवर्स पर डे। ये हर एक बंदे की वर्किंग आवर्स है, सही है। कैन कंप्लीट अ डेकोरेटिंग जॉब इन 3 डेज। और उनका काम क्या है? डेकोरेटिंग जॉब है। वो कौन सी जॉब करे? डेकोरेट करने की जॉब है। और उनको कंप्लीट करना है अपना काम 3 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 3 डेज के अंदर एक काम को कंप्लीट करना है, डेकोरेट करना है। फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे डज अ ग्रुप। सही है। अब अगर मैं पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी आवर्स, अगर मैं क्या करूँ, ग्रुप में जो 6 पर्सन थे, 6 पीपल थे, उनको कम कर दूं, 4 पीपल कर दूं, 4 पर्सन कर दूं, तो अब वो कितने घंटे काम करे? हाँ, हाउ मेनी आवर्स पर डे, हर एक दिन में वो कितने घंटे काम करे? नीड टू वर्क टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 5 डेज। कि यही सेम काम को, जो इनकी डेकोरेटिंग की जॉब है, अब वो उसको 5 डेज के अंदर कंप्लीट करे, 3 डेज में कंप्लीट ना करे। सही है। तो आपके पास क्या हुआ? नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, पीपल पीपल आपके पास जो है वो बढ़ गए, सही है, 6 से 4 हो गए। और तो फिर क्या हुआ? डेज भी क्या हो रहा है, सॉरी, पीपल बढ़ नहीं गए, कम हो गए, उल्टा बोल दिया मैंने। आपके पास क्या हुआ? आपने जो है वो मैन पावर कम कर दी है, सही है। आपने दो बंदों को क्या किया, या तो छुट्टी पे चले गए वो, या आपने निकाल दिया XYZ। तो आपके पास क्या हो? मैन पावर कम हो गई, तो अब आपके पास वो काम क्या हो गया? उनके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, सही है। पहले वही डेकोरेटिंग जॉब जो है वो 3 डेज के अंदर कंप्लीट हो रही थी, अब वो बोल रहे हैं कि 5 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो अब अगर 5 डेज में वही सिमिलर काम 4 बंदे मिलके कंप्लीट करते हैं, तो हर बंदा कितने आवर्स जो है वो काम करेगा एक दिन के अंदर, ये फाइंड करना है, सही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? पीपल हमारे पास जो है वो 4 से 6 हो गए, कम हो गए। और डेज जो है वो पहले 3 डेज थे, और अब बढ़ के कितने हो गए? 5 डेज हो गए, सही है। तो ये आपके पास साफ समझ में आ गया कि एक क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो ये तो इनवर्स रिलेशन है। इसमें तो दोनों क्वांटिटीज गिवन दी हुई थी, साफ समझ में आ चुका है कि ये तो इनवर्स रिलेशन है, सही। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, वही रेशोज बनाने हैं। कैसे बनाए थे हमने लास्ट टाइम रेशो? ये पता करना है कि अब हर एक बंदा 5 डेज के अंदर वो काम कंप्लीट कर रहा है, तो वो कितने आवर्स काम करेगा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टोटल 3 डेज में अगर काम हुआ है, 6 बंदों ने किया है, तो टोटल कितने आवर्स काम किया गया है, सबसे पहले ये पता किया जाएगा। एक पर्सन जो है वो बेटा 7 आवर्स काम कर रहा है एक दिन में, और 3 दिन तक हर एक बंदा काम करेगा। तो आप बोलोगे सर आपके पास एक पर्सन जो है वो 7 आवर्स काम कर रहा है, एक बंदा, एक पीपल जो है वो 7 आवर्स काम कर रहा है पर डे में, एक दिन के अंदर। और टोटल इस तरह के आपके पास कितने पर्सन है? 6। तो 7 × 6, तो 7 × 6 कितना होता है? 42। इसका मतलब 42 आवर्स काम किया जा रहा है एक दिन के अंदर। लेकिन आपके पास टोटल 3 दिन तक यही सेम काम करना है, सही है ना। आपने उसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर करना है, तो 3 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 126 आवर्स। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि उस जो डेकोरेटिंग जॉब है, जो जिस प्लेस को डेकोरेट करना है, तो 126 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीटली वो डेकोरेट हुआ है। अब 4 बंदे हैं, उनको बिल्कुल सिमिलर जगह, सिमिलर प्लेस को ही डेकोरेट फिर से करना है, लेकिन इस बार उनको 5 दिन दिए गए। और अब ये पता करेंगे कि वो कितने घंटे काम करेंगे, सही है। तो अब हमारे पास पर्सन कितने हैं? 4। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं? हाँ, 4 पर्सन है, 4 पर्सन काम कर रहे हैं कितने दिनों तक? 5 डेज तक। तो 4 × 5 क्या हो गया? 20। आपके पास जो है वो क्या हो गया? 20, सही है। तो 126 आवर्स जो है वो आपके पास
एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, 126 आवर्स टोटल काम करना है, कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 126 आवर्स, चार बंदों ने 126 घंटे काम करना है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि एक पर्सन, एक बंदा कितने आवर्स काम करेगा, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। सही है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, 4 × 5। जैसे मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये चारों बंदे, हर एक पर्सन कितना आवर्स काम कर रहा है। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा 4 से ना, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 12 आता है 6 पे, 6 आता है 3 पे। तो 63 ÷ 2 कर लो, 63 ÷ 2 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 नहीं आता, 2 आता है 1 पे, और फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 1/2, तो 0.5। सही है, 63 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 क्या होता है, 31.5। इसका मतलब है हर एक पर्सन जो है वो 31.5 जो है वो आवर्स काम करेगा। इसने यही बोला है, इसने ये बोल दिया, ये बता दिया हमने, हमें ये पता चल गया 31.5 आवर्स हर एक पर्सन ने काम करना है। कितने दिन, टोटल 5 दिनों के अंदर। उसने हमें ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ आवर्स निकालो, इसने ये बोला है हाउ मेनी आवर्स पर डे। तो ये पर डे के अंदर, हर एक दिन के अंदर हर एक बंदा कितना काम कर रहा है। जैसे इधर बताया हुआ था ना कि ईच वर्किंग फॉर 7 आवर्स पर डे, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक पर्सन, एक बंदा एक दिन के अंदर कितना काम करेगा। तो ये 31.4 जो 31.5 जो आपके पास आवर्स आए हैं, टाइम आया है, ये काम करेगा टोटल 5 डेज। तो सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पे, 31.5 डेज, 31.5 आवर्स जो है, ये मैं 5 दिन तक अगर मैं 31.5 आवर्स काम करूँ, तो मुझे एक दिन में कितना आवर्स काम करना है, तो डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, इसको सिंपली 5 कर दूंगा। सही है, तो कैसे अब इसको करते थे डिवाइड। तो जैसे ही मैं इसको 31.5 आवर्स को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पर डे के अंदर मुझे कितने आवर्स काम करना है। तो 31.5 डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 315, और डिवाइड में 5 के आगे क्या आ जाएगा, एक जीरो। अब दोनों 5 के टेबल से कैंसिल कर दो। 5 के टेबल में आपके पास जो है वो 50 आता है 10 पे, और 31 नहीं आता, 30 आता है 6 पे, 1 कैरी, 15 आता है 3 पे। तो 63 ÷ 10, 63 को 10 से डिवाइड कर दो, तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा, 6.3 आवर्स। तो हर एक बंदे को हर एक दिन में 6.3 आवर्स काम करना है। सही है, ताकि वो 5 दिन तक 6.3 आवर्स काम करेगा हर एक बंदा, तो टोटल है हर एक पर्सन 31.5 आवर्स काम करेगा। तो चार बंदे मिलके जब 126 आवर्स काम कर लेंगे तो वही सिमिलर जॉब डेकोरेटिंग वाली कंप्लीट हो जाएगी, चार बंदों की मदद से 5 डेज के अंदर। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। सही है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब इसमें ये भी बोल सकता है कि आप ये बताओ कि ये पांच बंदे मिलके एक दिन के अंदर कितने आवर्स काम करेंगे। मतलब इन पांचों बंदों का, एक बंदा जो है 6.3 आवर्स काम कर रहा है, तो 5 पर्सन जो है वो कितने आवर्स काम करेंगे, मतलब उनका टोटल आवर्स कितने बनेंगे। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, सर एक पर्सन 6.3 आवर्स वर्क कर रहा है एक दिन में, तो बाकी सारे पर्सन भी, बाकी सारे जो वो टीम मेंबर्स है वो भी 6.3 आवर्स ही काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर अब 4 पर्सन है ना। तो 6.3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो टोटल आपके पास आवर्स आ जाएगा पर डे का, उन चारों बंदों के वर्किंग आवर्स। सही है, तो 6.3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 63 × 4, 4 × 3, डेसिमल को मैंने इग्नोर किया है, 4 × 3 12, 2 1 कैरी, 4 × 6 24 + 1 25, तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो 25.2 आवर्स। सही है, तो 25.2 आवर्स जो है वो पांचों बंदों ने मिलके एक दिन के अंदर जो काम किया है, उनके सारे पर्सन्स का जो आवर्स का सम बन रहा है 4 पर्सन्स का, वो 25.2 बन रहा है। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, कोई भी क्वेश्चन है। हम्म, फातिमा बेटा देख लो कुछ भी। सर। चलो आगे मूव करते हैं 10 में। अ ग्रुप ऑफ 12 पीपल कैन डिग अ 50 मीटर ट्रेंच इन 4 आवर्स। आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 12 पीपल है। सही है, वो एक डिग कर रहे हैं 50 मीटर्स का। सही है, 50 मीटर्स का डिग हो रहा है,
कितने आवर्स में कर रहे हैं, 4 आवर्स में। और वो जो डिग है 50 मीटर की ट्रेंच है, सही है, 50 मीटर ट्रेंच है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, अब कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं कि अब ये आपके पास जो है वो ग्रुप के अंदर 12 पीपल पीपल से 8 पीपल हो जाए आपके पास, सही है। तो आपने क्या किया है, मैन पावर को कम कर दिया है, मैन फोर्स को कम कर दिया है, सही है। तो अब आप मैन फोर्स को जब कम करोगे, टूटेगा सिमिलर ट्रेंच, सही है। आपके पास जो है वो इसी ट्रेंच का मतलब कि सिमिलर ट्रेंच का ही डिग किया जा रहा है, लेकिन अब उसकी लेंथ 50 मीटर नहीं है, बल्कि कितनी कर दी गई है, 125 मीटर्स लॉन्ग, सही है। अच्छा, पहली चीज आपने मैन पावर कम की है, तो टाइम, अगर 50 मीटर का ट्रेंच कभी डिग किया जाएगा तो भी क्या होगा, आपके पास टाइम बढ़ेगा, क्योंकि मैन पावर कम हो रही है। तो अब जो है वो कम बंदे ज्यादा देर तक उस पर्टिकुलर काम को करेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये चीज समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि पर्सन कम हो रहे हैं, तो जो है वो अगर एक 12 पर्सन 12 बंदे मिलके एक काम को 4 आवर्स के अंदर कर रहे हैं, एक डिग को 4 आवर्स में कर रहे हैं, तो अगर वही सिमिलर डिग करना है अब मैं 4 बंदे उसमें से हटा दूं, 8 पर्सन की मदद से, 8 बंदों की मदद से वही काम करूंगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 4 आवर्स नहीं लगेंगे, बल्कि टाइम बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास मैन पावर कम हो गई है, तो अब जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर काम को करने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि अब यहाँ पे क्या किया है कि जो लेंथ है ट्रेंच की वो भी इंक्रीज कर दी है, 50 मीटर से 125 मीटर कर दी गई है, सही है। चलो, तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि 4 पर्सन जो कम हुए हैं, 4 बंदे कम हुए हैं, उससे कितना टाइम बढ़ रहा है, सही। और फिर ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंच की लेंथ बढ़ाई है उससे कितना टाइम, उसकी वजह से भी कितना टाइम बढ़ेगा, सही है। दोनों की वजह से टाइम बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, 12। हम एक रेशो बनाते हैं ना सेम क्वांटिटी का, पीपल का एक, हम पर्सन्स का एक रेशो बना देंगे, पीपल का एक रेशो बना देंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, सही है। हम रेशो किसका बनाते हैं, जो हमारे पास, हाँ, टाइम किसका गिवन दिया हुआ है, 12 का, तो ऊपर आएगा 12, और डिवाइड में 8 पीपल का टाइम गिवन नहीं है, वो 8 में आ जाएगा, और 4 आवर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 8, 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, सही है। तो 12 / 2, आंसर इज 6 आवर्स। तो आपके पास टाइम बढ़ गया बेटा। अगर सिमिलर 50 मीटर की ट्रेंच भी अगर 8 बंदे मिलके करेंगे तो 4 आवर्स के बजाय वो 6 आवर्स के अंदर करेंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमने क्या किए, वो जो डिग करने की, जो ट्रेंच को हम डिग कर रहे थे ना, जिसको, उसकी भी लेंथ बढ़ा दी है। और वो लेंथ कितनी बढ़ गई है, 50 मीटर से 125 मीटर्स तक पहुंच गई है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितना टाइम्स लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल, 125 मीटर से उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, प्रीवियस लेंथ से, 50 से, न्यू लेंथ डिवाइड बाय प्रीवियस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रही है। तो आपके पास बेटा 125 डिवाइड बाय 50 आप कर लो डायरेक्टली, 50, 125 कैंसिल आउट भी कर सकते हो, सही है, लेकिन फिर वही डिवाइड एंड में करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर देते। 50 के टेबल में बेटा 100 आता है कहाँ पे, 2 पे, माइनस करो, 25 बच गया। 25 नहीं आता, आगे जीरो लगा दो, ऊपर डेसिमल। 250 आता है, यस, कहाँ पे आता है, 5 पे, माइनस करो, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 पे। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है, 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है, सही है। अगर 8 बंदे वही सिमिलर लेंथ को डिक करते तो 6 आवर्स लगते, अब उनको 2.5 जो है वो और नीचे जाना है, 2.5 टाइम्स लेंथ और नीचे जाना है, 50 मीटर्स का 2.5 टाइम्स और नीचे जाना है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, और ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम भी क्या होगा, 2.5 टाइम्स आवर्स बढ़ जाएंगे, 6 आवर्स जो टोटल थे उसके क्या है, 2.5 आवर्स बढ़ जाएंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 2.5 करो, तो 2.5 आपके पास बन जाएगा 25, और डिवाइड में 10, 10 और 25 कैंसिल हुए, तो 6 मल्टीप्लाई, ऊपर 5, 5 के टेबल से कैंसिल हुआ, और नीचे 2 आ गया, तो ऊपर 30, और डिवाइड बाय 2, तो 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 15 आवर्स। तो अब वही सिमिलर ट्रेंच को डिक करने में, जिसकी लेंथ 50 मीटर से 125 मीटर हो गई है, करने में 12 बंदे से 8 पर्सन हो गए ग्रुप के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स लगेंगे, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। क्वेश्चन 10 में कोई भी क्वेश्चन है।
नो चलो सर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोल रहा है? अ रेसिपी फॉर 12 बिस्किट्स यूजेस। सही है, आपके पास क्या है, एक रेसिपी गिवन दी गई है। सही है, उससे कितने बिस्किट्स बना रहे हैं? 12। उसमें 200 ग्राम्स ऑफ मार्जिन लग रहा है, 400 ग्राम शुगर यूज हो रही है, 12 बिस्किट बनाने में 500 ग्राम जो है वो फ्लावर यूज हो रहा है, और 300 ग्राम जो है वो ग्राउंड राइस यूज हो रहा है। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए का भी फर्स्ट पार्ट, सारे पार्ट में फाइंड द मास, मास निकालना है। सही है। और आपको जो क्वांटिटी, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं बिस्किट बनाने में, वो सारे उसके ग्राम्स में गिवन दिए हुए हैं। उन सारी इंग्रेडिएंट्स की मासेस गिवन दिए हुए हैं। अभी भी आपको मास ही फाइंड करना है। बोले मार्जिन नीडेड फॉर 6 बिस्किट्स। अगर मुझे सिर्फ 6 बिस्किट्स बनाने हो तो उसमें कितना मार्जिन लगेगा? सही है। तो आप बोलोगे सर 12 बिस्किट्स में अगर 200 लग रहा है, तो अगर मैं बिस्किट्स कम कर दूंगा तो मार्जिन भी कम यूज होगा। सही है ना? अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा बिस्किट बढ़ा दोगे तो फिर आपको इंग्रेडिएंट भी ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। यही कहते हैं ना दिमाग। अगर आपको एक चीज बना रही है, फातिमा जो है वो बिरयानी बना रही है, या जो भी फातिमा को अच्छा लगता है वो बना रही है, 4 बंदों के लिए बना रही है, उसकी रेसिपी सेट की हुई है फातिमा ने कि ये चीजें डालेंगी, और वो आपका जो है वो डिनर तैयार हो गया। सही। अगर वही चीज अगर फातिमा को बनानी है, लेकिन इस बार जो है कुछ गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए 12 पर्सन के लिए, चार आप लोग थे, 8 पर्सन मेहमान आ गए, जो टोटल अब 12 बंदे हो गए। तो अब सिमिलर चीज बनाओगी, अगर वही सेम इंग्रेडिएंट्स डालोगी तो बन जाएगी 12 बंदों के लिए? फातिमा बोलेगी नहीं, क्या करना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही है, बिस्किट्स को अगर बढ़ाएंगे तो उसका इंग्रेडिएंट जो है वो हर एक इंग्रेडिएंट बढ़ जाएगा, और अगर बिस्किट्स को कम करेंगे तो हर एक इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब हमारे पास क्या है, बिस्किट्स कितने बनाने हैं? 6। पहले कितने बनाने थे? 12। और मार्जिन पहले 12 बिस्किट्स में कितना यूज हो रहा है? 200। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि एक बिस्किट में कितना मार्जिन यूज हो रहा है। तो 200 ग्राम जो टोटल 12 बिस्किट्स में यूज हो रहा है, हमने उसको डिवाइड बाय 12 किया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक बिस्किट के अंदर कितना ग्राम्स ऑफ मार्जिन यूज हो रहा है। फिर सिंपल, मुझे एक बिस्किट नहीं बनाना, कितने बनाने हैं? 6। तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि टोटल कितना मार्जिन यूज हो रहा है 6 बिस्किट्स बनाने में। 6 × 1 6, इसके टेबल में 12 आता है 2 पे, 200 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 100 ग्राम। सही है ना? और आपके पास, आपको दिमाग भी ये कह रहा था कि अगर 12 में 200 ग्राम्स है तो 6 क्या है, 12 बिस्किट्स का हाफ क्या होता है, 6 बिस्किट्स हो गए, तो मार्जिन का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 200 ग्राम से 100 ग्राम यूज होगा। सिंपल। चलो पार्ट टू। टू में क्या है, शुगर नीडेड फॉर 9 बिस्किट। अब शुगर की वैल्यू बतानी है। तो ये 12 बिस्किट्स के अंदर कितनी शुगर लग रही है? 400। तो 9 बिस्किट्स में कितनी लगेगी? तो आपने सिंपल 400 जो टोटल शुगर लग रही थी 12 बिस्किट में, आपने इसको डिवाइड बाय 12 किया। तो अब आपको ये पता चलेगा कि एक बिस्किट में कितनी शुगर यूज होगी। सही है, डिवाइड करने के बाद पता चल गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक बिस्किट नहीं बनाना, कितने बनाने हैं? 9। तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 बिस्किट में कितनी शुगर यूज हो रही है वो पता चल जाएगा। 3 3 9, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 400/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 4। सही, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर रहेगी 100 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 300 ग्राम्स ऑफ शुगर यूज होगी 9 बिस्किट्स बनाने में। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर थर्ड। फ्लावर नीडेड फॉर 15 बिस्किट्स। अगर 15 बिस्किट्स बनाए जाए तो कितना फ्लावर यूज होगा, कितना आटा यूज होगा, ये बताना है। तो 500 ग्राम जो है वो बेटा यूज हो रहा है 12 बिस्किट्स में, तो मैंने 500 को डिवाइड किया 12 से, मुझे ये पता चल गया कि एक बिस्किट बनाने में कितना आटा फ्लावर यूज होगा। लेकिन मुझे एक बिस्किट नहीं बनाने बल्कि 15 बनाने हैं, तो फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 15 भी कर दिया। राइट। तो ये आपके पास जो है वो 12 और 15 3 के टेबल से कैंसिल हो गए। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे और 15 आता है 5 पे। तो 500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4। तो 4 1 4, 4 के टेबल में 500 आता है, यस। पहले 50 देखेंगे, 50 सॉरी 5 देखेंगे, 5 आता है नहीं, 4 आता है 1 पे, 1 कैरी हो गया। 10 आता है नहीं, 8 आता है 2 पे, 8 आता है 2 पे, 2 कैरी हो गया। 20 आता है, यस, 5 पे आता है। तो 500 डिवाइड बाय 4 125 होता है, मल्टीप्लाई 5। 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 625। कितना आ रहा है? 625 ग्राम्स। तो 625 ग्राम जो है वो फ्लावर आटा यूज हो रहा है 15 बिस्किट्स की मेकिंग में। सही है। पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है, ग्राउंड राइस नीडेड। अब ग्राउंड राइस कितने नीड है?
20 बिस्किट्स के लिए। तो आपके पास जो है 12 बिस्किट्स में कितना ग्राउंड राइस यूज हो रहा है? 300 ग्राम जो है वो ग्राउंड राइस यूज हो रहा है 12 बिस्किट्स के लिए। तो मैंने डिवाइड बाय 12 किया, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि एक बिस्किट के लिए कितना जो है वो ग्राउंड राइस यूज होंगे। लेकिन मुझे एक बिस्किट नहीं 20 बिस्किट बनाने, तो मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर दिया, सही है। अब 12 और ये 30 कैंसिल हो सकते हैं, 12 वन ज़ा 12, सही। और 12 के टेबल में 30 नहीं आता बल्कि 24 आता है 2 पे, 6 कैरी हो गया। 12 के टेबल में 60 आता है 5 पे। तो 300 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 20 बिस्किट बनाने में ग्राउंड राइस कितना यूज हो रहा है। 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, और ये जीरो कॉपी। तो आपके पास जो है वो 500 ग्राम जो है वो ग्राउंड राइस यूज होगा 20 बिस्किट्स बनाने में। अच्छा, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स could make if I had just 1 kg of each ingredient। अगर आपके पास हर एक इंग्रेडिएंट 1 kg हो, राइस भी 1 kg है, ग्राउंड राइस 1 kg है, फ्लावर आटा भी 1 kg है, शुगर भी 1 kg और मार्जिन जो है वो ये भी 1 kg है, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बिस्किट, ज्यादा से ज्यादा कितने बिस्किट्स बन सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे ज्यादा 12 बिस्किट्स बनाने में सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज हो रही है? मार्जिन, शुगर, आटा, फ्लावर या ग्राउंड राइस? सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज हो रही है? हाँ, कौन सी चीज यूज हो रही है? 12 बिस्किट्स बनाए ना, बिस्किट बनाए तो रेसिपी लिख दी, 4 चीजों से बिस्किट्स बन रहे हैं, तो उसमें जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है? बोलो फातिमा, बोलो। कौन सा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है? मार्जिन 200 ग्राम हो रहा है, शुगर, हाँ बोलो। फ्लोर। हाँ, फ्लावर, आटा आपके पास जो है वो फ्लावर आपके पास सबसे ज्यादा यूज हो रहा है 500 ग्राम। अब आपने क्या किया? चारों चीजें की सिमिलर क्वांटिटी कर दी, 1 kg 1 kg 1 kg, सही है। आपने मार्जिन भी 1 kg कर दिया, फिर शुगर भी 1 kg है आपके पास, सही है घर में, और फ्लावर आटा भी 1 kg ही है, और जो है वो ग्राउंड राइस भी 1 kg है, सही है। तो अब कितने बिस्किट बनेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने क्या करना है, 1 kg मैंने फ्लावर यूज कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लावर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अब अगर मैं 1 kg यूज कर लूंगा, फ्लावर आटा पूरा यूज कर लूंगा, तो फिर क्या होगा, मेरे पास मार्जिन भी बच जाएगा, शुगर भी बचेगी और ग्राउंड राइस भी बचेगा, क्योंकि मेरे पास तीनों चीजें 1 kg है, सही है। 12 बिस्किट्स बनाने में जो है वो क्या हो रहे थे, 500 ग्राम फ्लावर आटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा था। तो अब मैं पूरा 1 kg आटा यूज करूंगा, लेकिन बाकी सारी चीजें 1 kg यूज नहीं होंगी, वो 1 kg से कम यूज होंगी, वो बचेंगी, सही है। लेकिन मेरे पास घर में सारी चीजें 1 kg थी। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप अगर सारी चीजें आपके पास 1 kg हो तो आप कितने मैक्सिमम बिस्किट्स बना सकते हो? तो जब आपके पास आटा खत्म हो जाएगा, पूरा 1 kg यूज हो गया और बाकी चीजें तीनों बच भी गई है, तो फिर भी आपके पास बिस्किट्स बन नहीं सकते। तो हम क्या पता करेंगे कि फ्लावर आटे की मदद से हमें ये पता चल जाएगा, आटे के डेटा को यूज करते हुए, फ्लावर के डेटा को यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे कि मैक्सिमम बिस्किट्स कितने बन सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो रिमेनिंग होंगी, बचेंगी, आटा कंप्लीटली यूज भी हो जाएगा। तो उसके आटा यूज होने के बाद, फ्लावर यूज होने के बाद जितने मैक्सिमम बिस्किट्स बन रहे हैं वो हम निकाल लेते हैं, सही है। तो अब मेरे पास बेटा फ्लावर कितना है? 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम, सही है ना, सही। और मेरे पास जो है वो 500 ग्राम जो है वो फ्लावर यूज हो रहा है, कितने बिस्किट्स बना रहे हैं? 12 बिस्किट्स। तो मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया, मुझे पता चल गया एक बिस्किट में कितना जो है वो आटा यूज होगा, ऐसे ही है। तो एक बिस्किट में कितना आटा यूज हो रहा है, ये हमने ऊपर भी ऑलरेडी निकाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आटा कितना है, इस बार ये नहीं करेंगे, सही है। इस बार 500 को 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वो इस बार जो टोटल मेरे पास फ्लावर है वो कितना है? 1 kg, और 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं आपके पास? 1000 ग्राम्स, सही है। 1000 ग्राम, सही है। तो 1000 ग्राम मेरे पास जो है वो फ्लावर है, और 12 बिस्किट्स बनाने में कितना फ्लावर यूज हो रहा है? 500। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 500 से। तो मुझे ये पता चल गया 500 से जैसे ही ग्राम, 500 ग्राम से डिवाइड करूंगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 5 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कितना फ्लावर मौजूद है? ट्वाइस, डबल। कितना फ्लावर है? जितना 12 बिस्किट में यूज हो रहा है उसका डबल मेरे पास जो है वो आटा मौजूद है, फ्लावर मौजूद है। तो बिस्किट भी कितने बन जाएंगे? डबल बनेंगे, 2 टाइम्स बनेंगे।
पहले कितने 500 ग्राम में कितने बिस्किट बन रहे थे 12, तो 1000 ग्राम में कितने बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 12, डबल 24 बिस्किट्स। तो अगर मेरे पास सारी की सारी चीजें 1 kg हो 1000 ग्राम्स हो तो मैं मैक्सिमम कितने बिस्किट्स बना सकता हूँ 24 बिस्किट्स। क्यों, जैसे ही 24 बिस्किट्स बनेंगे फ्लावर आटा खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें भले बच जाए तो फिर भी बिस्किट्स बन नहीं सकते। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के अंदर, देख लो कुछ भी पूछना है। सही है। हम्म, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 kg 6 kg ऑफ ड्राई फ्रूट मिक्सचर्स कॉस्ट। आपके पास जो टोटल ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्सचर है, ड्राई फ्रूट्स का क्या है मिक्सचर, कितना 6 kg। 6 kg ड्राई फ्रूट्स है, मतलब उस ड्राई फ्रूट में मिक्सचर है, तो मतलब तीन चार दो तीन जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ रहे होंगे आगे वो बता रहे हैं। कॉस्ट ₹300 पर kg। सही है। हाँ, ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर है वो 6 kg है और हर एक केजी की कॉस्ट कितनी है ₹300 पर kg। ₹300 पर kg, सही है ना। 1 kg की कॉस्ट है ₹300। एंड वन अपॉन 2 kg ऑफ नट्स। और जो है वो आपके पास ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में क्या है, दूसरी चीज क्या है, नट्स है। एक तो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है 6 kg, उसके अंदर जो है वो 300, मतलब हर एक केजी की जो कॉस्ट है ड्राई फ्रूट की मिक्सचर की वो 300 है। इसके अलावा वन वन अपॉन टू वन वन अपॉन टू मतलब 1/2 क्या होता है, आप इसको कन्वर्ट कर दो। 1/2 kg आपके पास नट्स भी है, सही है। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 1 × 2 2 + 1 3/2 kg। 3/2 मीन्स 1.5, 3/2 करोगे 1.5 kg। तो मतलब 1.5 kg क्या है, नट्स है। ये ड्राई फ्रूट है और फिर आपके पास नट्स है। और उसकी कॉस्टिंग कितनी है, नट्स की कॉस्टिंग कितनी है, नट्स की जो है वो कॉस्टिंग ज्यादा है, वो महंगा है। ₹700 है पर केजी। 1 kg नट्स की कॉस्टिंग है ₹700। आपने क्या किया, उस ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को और नट्स को मिक्स कर दिया, मिक्स ऑल टुगेदर। व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी ऑफ दिस न्यू मिक्सचर। अब जो भी न्यू मिक्सचर बन रहा है उसके पर केजी की क्या कॉस्ट है आपने ये बताना है। सही। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो है वो टोटल मिक्सचर कितना है। टोटल मिक्सचर कितना है, जो न्यू मिक्सचर बना है जिसमें नट्स भी है और ड्राई फ्रूट्स भी है, टोटल 6 kg ड्राई फ्रूट्स है और 1.5 kg नट्स है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो 6 + 1.5 7.5 kg ये मास है न्यू मिक्सचर का। सही है। अब इसने बोला है कि 1 kg की क्या कॉस्ट है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि जो टोटल 6 kg ड्राई फ्रूट्स आ रहा था उसकी 1 kg की कॉस्ट अगर 300 तो 6 kg की कितनी होगी। तो 6 × 300, तो 6 × 3 18 और 00 कॉपी। तो आपके पास जो है वो ₹1800 जो है वो कॉस्ट है किसकी, टोटल 6 kg ड्राई फ्रूट्स की। सही है। इसी तरह नट्स, 1 kg ऑफ नट्स की कॉस्ट है आपके पास 700। तो टोटल आपके पास नट्स है 1.5 या 3/2 या 1.5 kg नट्स है। तो 1 kg की कॉस्ट 700 हो तो 1.5 या 3/2 kg नट्स की कॉस्ट क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो मैं 1.5 नहीं 3/2 लिख रहा हूँ। 3/2, हाँ मेरे पास टोटल नट्स है 1 kg की कॉस्ट 700, तो मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से तो 1.5 kg ऑफ नट्स की कॉस्ट आ जाएगी। 2 1 2, 2 के टेबल में 7 7 नहीं आता, 700 डायरेक्ट कैंसिल होगा। 3 कॉपी मल्टीप्लाई 7 नहीं आता बल्कि आता है 6, 3 पे 1 कैरी, 10 आता है यस 5 पे और 0 कॉपी। 3 × 3 = 350 कर दो। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 3 × 35 105 और ये 0 कॉपी। तो आपके पास जो है वो बेटा ये कॉस्ट किसकी है, ₹1050। ये कॉस्ट आ गई आपके पास 1.5 kg ऑफ नट्स की। तो आपने जो न्यू मिक्सचर बनाया है उसमें नट्स भी है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी है। तो ड्राई फ्रूट्स जो टोटल है उसकी कॉस्ट है 1800, 6 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स की, और 1.5 kg ऑफ नट्स की कॉस्ट है 1050। तो मैं जैसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो न्यू मिक्सचर 7.5 kg बना है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो 1800 + 1050 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹2850। ये टोटल आपके पास अमाउंट है न्यू मिक्सचर की, जिसकी टोटल वेट कितना है, मास कितना है 7.5 kg। तो अब इसने हमें ये बोला है कॉस्ट निकालना है पर केजी का।
तो टोटल आपके पास कॉस्ट है 2850। कितने केजी का? 7.5 का। आप जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास 1 केजी की कॉस्ट आ जाएगी। तो आप जो है वो क्या कर लो, 2850 7.5 को आप किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में, 75, और ऊपर एक जीरो आ जाएगा। सही। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो। 5 के टेबल से पहले कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 28 नहीं आता, 25 आता है 5 पे, 3 कैरी, 35 आता है 7 पे, एंड में दोनों जीरो कॉपी कर दिए। और 75 7 नहीं आता, बल्कि आता है 1 आता, 5 आता है 1 पे, 2 कैरी, और 25 आता है 5 पे। अब वापस ये 15 के टेबल से अगर होता है तो 15 से कर दो, 5 से होता है 5 से कर दो, 15 से हो जाएगा, 15 से करते हैं। 15 के टेबल में बेटा आपके पास 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 मल्टीप्लाई 3 45 होता है। सही है। तो चलो 5 से करते हैं, 15 से मुश्किल हो रहा है ना। तो 5 से कर ले अगर हम, तो 5 के टेबल 15 आता है 5 के टेबल में 3 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 7 नहीं आता, 5 ही आएगा 1 पे, 2 कैरी, 20 आता है 5 के टेबल में 4 पे, और ये जीरो। 1140 डिवाइड बाय 3 कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। 3 वन ज़ा 3, 3 के टेबल में 11 नहीं आता, 9 आता है 3 पे, 2 कैरी, 24 आता है, यस, 8 पे आता है, और ये जीरो कॉपी। तो आपके पास जो है वो बेटा ₹380 ये कॉस्ट है पर केजी की न्यू मिक्सचर की। ये कॉस्ट है पर केजी ऑफ न्यू मिक्सचर। जो न्यू मिक्सचर बना है नट्स और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद, उस मिक्सचर के जो 7.5 केजी है, हर एक केजी की कॉस्ट कितनी है? ₹380। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है आपने, फातिमा? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है? 7 मैन मेक 21 टॉयज इन 30 मिनट। 7 बंदे हैं, वो मिलके कितने टॉयज बना रहे हैं? 21 टॉयज। 7 मैन है, 21 टॉयज बना रहे हैं 30 मिनट्स के अंदर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है, कितनी देर लगेगी। 21 मैन, अब आप मैन पावर इंक्रीज कर दो, 7 से 21 कर दो, 21 मैन हो गई। तो कितना टाइम लगेगा टू मेक द सेम 21 ट्वाइस? 21 ट्वाइस ही बना रहे। पहले भी 7 बंदे मिलके 21 ट्वाइस बना रहे थे, अभी भी जो है वो 21 मैन, 21 पर्सन मिलके, मैन मिलके, मैन पावर मिलके जो है वो 21 ट्वाइस ही बनाएंगे। ट्वाइस की क्वांटिटी बढ़ी ही नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ, आपने मैन पावर इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि वही सिमिलर उतनी ही क्वांटिटी ऑफ ट्वाइस या नंबर ऑफ ट्वाइस अगर ज्यादा बंदे मिलके बनाएंगे तो फिर टाइम कम हो जाएगा। सही है। तो अब हम सिंपल इसको करेंगे कैसे? 7 हमारे पास क्या है, एक रेशो, एक फ्रैक्शन बनाएंगे, एक रेशो, सॉरी, एक रेशो बनाएंगे, ऊपर भी मैन नीचे भी मैन। सही है। लेकिन ऊपर कौन से मैन आएंगे? जिसकी वैल्यू हमारे पास, जिसके मिनट्स गिवन दिए हुए हैं 7, और डिवाइड में जिसके मिनट्स हमने फाइंड करने हैं 21। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30 से। सही है। तो 7 वन ज़ा 7, 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, तो 1 मल्टीप्लाई 30, 30, और डिवाइड में 3, आंसर इज 10 मिनट्स। तो अब जो है वो वही सिमिलर 21 ट्वाइस जो है वो 21 मैन मिलके 10 मिनट्स के अंदर बना लेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। One Kansas City Place is one of the tallest buildings in the US state of Missouri, स्टैंडिंग एट अ हाइट। आपके पास जो है वो वन कैंसास सिटी प्लेस, आपके पास जो है वो ये कैंसास सिटी जो है वो ये बहुत सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यूएस की एक स्टेट है माइसरॉय की। स्टैंडिंग एट अ हाइट, उसकी हाइट कितनी गिवन दे दी? 623 फीट। एक्सप्रेस दिस हाइट टू द नियरेस्ट मीटर। आपने इस हाइट को किस में कन्वर्ट करना है? नियरेस्ट मीटर में। अब इसने आगे बता दिया कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट्स होते हैं? 3.281 फीट। सही है। तो हमारे पास 623 फीट है ना। अ, उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स के अंदर, फीट को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मीटर बड़ा यूनिट है या फीट बड़ा यूनिट है? इधर भी यूनिट की कन्वर्जन ही है। सही है। तो आपके पास मीटर बड़ा यूनिट है या फिर फीट बड़ा यूनिट है? क्या पता चल रहा है, कौन सा बड़ा है? 1 मीटर के अंदर 3.281 फीट आ रहे हैं, एक के अंदर एक से ज्यादा क्वांटिटी आ रही, तो इसका मतलब मीटर बड़ा है और फीट छोटा है। सही है। तो अब मुझे फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं स्मॉलर टू बिगर जा रहा हूँ, ऐसे ही है ना।
जब स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? 623 को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? स्मॉलर टू बिगर के लिए डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बोलो। 623 को 623 मल्टीप्लाई होगा दूसरे नंबर के साथ या डिवाइड होगा? अब हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, फीट से मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्मॉलर टू बिगर जब भी जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, सही है। और किससे डिवाइड करेंगे, हमें बता दिया 1 मीटर के अंदर कितने फीट से, 3.281, तो 3.281 से, सही। अब हमने क्या करना है इसको, इक्वल टू 623, डिवाइड में आपके पास क्या है, 3.281 है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 3281, डेसिमल 3 डिजिट्स आगे मूव हुआ है, तो ऊपर 3 जीरो आ गए। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, सही है, 3 के टेबल से होते 3 के टेबल से कर दो, सही है, 3 के टेबल से करते हैं क्योंकि 81 आ रहा है, शायद 3 के टेबल से हो जाए, चेक करते हैं, 2 से तो नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला नंबर 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, यस 1 पे, 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं, तो 28, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो जीरो लगाएंगे पहले, 28 3 के टेबल में नहीं आता, 27 आता है, और फिर 111 नहीं आएगा, तो ये 3 के टेबल से तो नहीं हो रहा। अब फिर इसको 7 से करते हैं, 7 के टेबल में 28 आता है, 4 बचेगा, 48 नहीं 42 आता है, 6 बचेगा, 61 नहीं आता, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा है ये, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते ही नहीं है, फिर 3 से नहीं हो रहा है, फिर जो है वो आपके पास 7 से भी नहीं हो रहा है ये डिवाइड, 9 से करते हैं, नहीं 3 से नहीं हो रहा ना, तो 9 से भी नहीं होगा, सही है। 27, 27 का 5 बचा, 58, 58, 55, नहीं हो रहा, तो अब इनको इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, 62300003281, सही है, तो अब हमारे पास 3281 में 4 डिजिट है, तो 6230 हम 4 डिजिट लेंगे, तो 3281 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, 3281 को मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं करता हूँ क्या बनेगा, क्या आएगा आंसर, 3281 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो बड़ा है, मतलब 6230 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब आपके पास जो है वो 3281 ही आएगा 1 पे, और फिर माइनस कर दो इन दोनों को, तो 6230 माइनस करेंगे 3281 से, तो आपके पास बचेगा 2949, सही है। अब ऊपर से एक जीरो ले लो, 2 जीरो बचे थे ना, तो एक आप ले सकते हो, दोनों दोनों लेना चाहो दोनों ले लो, बट एक एक करके लेते हैं, तो 29490, तो 3281 को मल्टीप्लाई बाय 8 करो, मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 कर रहे हैं तो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, 8 करेंगे 8, तो आगे 8 आ गया, क्या आ रहा है, 26248, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 29490 माइनस 26248, तो ये आ जाएगा आपके पास 3242, और ये लास्ट जो जीरो था वो भी कॉपी कर दो अब, सही है। तो अब हम 3281 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, 10 से करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, 9 से रखेंगे, 9 से कर रहे, 9 आ गया ऊपर, सही है। आ गया 29529, माइनस कर दो इन दोनों को, तो 32420 माइनस 29529, तो 2891, आगे हम क्या लगा देंगे, क्योंकि 3281 के टेबल में 2891 नहीं आएगा, आगे हम जीरो लगा देंगे और ऊपर डेसिमल आ जाएगा, तो 28910, 3281 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, 9 में बड़ा आ रहा है 8, तो 26248,
एंड सो ये चलता रहेगा। तो अब ऊपर का क्या आ गया 8, तो बस तो हमें पता चल गया 189.8 मीटर्स है उस बिल्डिंग की हाइट, किसमें, मीटर्स में, सही है। 623 फीट में है, 623 फीट कितने मीटर्स के इक्वल है, 189.8 मीटर्स के। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ वॉल कैन बी बिल्ड बाय 6 पीपल वर्किंग 8 आवर्स पर डे इन 5 डेज। सही है। आपके पास एक वॉल है, वो बनाई जा रही है, 6 बंदे मिलके बना रहे हैं, 6 पीपल है, और वो वर्किंग कर रहे हैं 8 आवर्स पर डे। एक दिन में वो कितने आवर्स वर्क कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे एक दिन में। इन और वो 5 डेज तक काम करेंगे, 5 डेज तक। सही है। हाउ मैनी डेज, नंबर ऑफ डेज बताने, कितने डेज। इट टेक 4, अब 6 बंदों से आप 4 पीपल कर दो, 4 बंदे कर दो। टू बिल्ड द वॉल, आप वही सेम वॉल को बिल्ड कर रहे हैं। इफ दे वर्क ओनली 5 आवर्स पर डे, अगर वो सिर्फ 5 दिन काम करे तो। अब वो 8 घंटे काम नहीं कर रहे, बल्कि 5 घंटे काम कर रहे हैं। पहली चीज, एक तो पर्सन्स कम हो गए आपके, जो है वो मैन पावर कम हो गई है, 6 से 4 पे आ गए। और हर बंदा अब जो है वो 8 आवर्स के बजाय 5 आवर्स काम कर रहा है, और एक दिन के अंदर काम भी कम कर रहा है, बंदे भी बढ़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है। तो ये कौन सा हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो दो तीन क्वांटिटीज है यहाँ पे, दो क्वांटिटीज कम हो रही है, लेकिन तीसरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि अगर 6 बंदे मिलके 5 दिन तक एक काम को कर रहे हैं, और हर एक बंदा 8 आवर्स 8 आवर्स काम कर रहा है, तो टोटल जो है वो कितने आवर्स काम करेंगे, मतलब टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं उनके। सही है। तो 6 पर्सन है, एक पर्सन जो है वो एक दिन के अंदर कितने आवर्स काम कर रहा है, 8। तो 6 × 8 कर दूंगा तो मुझे एक दिन का टोटल आवर्स पता चल जाएंगे, कितने होते हैं, 6 × 8 48। तो एक दिन में जो है वो पांचों बंदे मिलके काम कर रहे हैं, तो उनका टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने बन रहे हैं, 48 आवर्स। और ये कितने दिन तक काम करेंगे, 5 डेज तक। तो 48 को मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि टोटल कितने आवर्स काम किया गया है एक वॉल को बनाने में। 48 × 5 कर दो, 48 × 5 5 × 8 40, 0 4, 5 × 4 20 +4 24, तो 240 आवर्स लग रहे हैं एक बिल्डिंग, एक वॉल को बनाने में। सही है। अब अगर सिमिलर वॉल बनानी है तो भी 240 आवर्स ही लगेंगे, ऐसे नहीं कि वो वॉल अब जल्दी बन जाएगी, भले मैन पावर कम कर दो या उनके वर्किंग आवर्स कम कर दो दिन के, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, देर से जाके काम कंप्लीट होगा, लेकिन 240 आवर्स के अंदर ही वो वॉल बिल्ड होगी, बनेगी। तो अब हमारे पास बेटा कितने पर्सन है, कितने बंदे हैं, टोटल जो है वो 240 आवर्स जो है वो काम करना है। और एक बंदा जो है वो हमारे पास, टोटल 4 बंदे हैं, 4 पीपल है, और एक पर्सन, एक पीपल 5 आवर्स काम कर रहा है एक दिन में। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, 4 × 5 की आंसर आ गया 20। तो मतलब एक दिन में टोटल 20 आवर्स काम किया जा रहा है, और टोटल कितने आवर्स काम करना है, 240। अब 240 आवर्स काम करना है, और एक दिन में 20 आवर्स काम हो रहा है, तो जैसे ही मैं डिवाइड बाय 20 करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 24 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 12, 12 डेज। तो अब वही सिमिलर वॉल बिल्ड होगी 4 बंदों की मदद से, जो 5 आवर्स पर डे के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब टोटल उस वॉल को बनाने में 12। फातिमा, इसमें देख लो, कोई क्वेश्चन है? नो सर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर मूव एक करते हैं। हाँ, बोलो। और क्लास है, क्या हुआ? वो मेरी एक और क्लास है अभी। अच्छा, चलो बस एक काम करते हैं, आज हम इसको ना यहीं तक रखते हैं। फिर कल जो है हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, कल बस 5 क्वेश्चन इसको कल खत्म करेंगे। सही है?